हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षापुरम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का क्विक रिवीजन सीरीज़ हम लोगों ने चला रखा था, उसमें हम लोग क्षेत्रीय राजवंशों तक पहुंच गए थे और क्षेत्रीय राजवंशों को लगभग कंप्लीट कर लिए थे। ध्यान रखिए दोस्तों कि यह क्षेत्रीय राजवंश जो है प्राचीन काल से संबंधित था। मध्य युगीन में 2-4 क्षेत्रीय वंश और पढ़ना है। तो जो हम लोगों ने प्राचीन काल के राजवंशों क्षेत्रीय राजवंशों का अध्ययन किया, उनसे संबंधित MCQs या यूँ कहें कि PYQs जो पुराने एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उनको मैं आज लेके आया हूँ। यह PYQs इस बात के भी प्रमाण है कि आप लोगों ने जो पढ़ा या मैंने जो आपको पढ़ाया वो क्वेश्चन में आते हैं कि नहीं, वो प्रश्न एग्ज़ामों में आते हैं कि नहीं। उनके अलावा आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है और जो मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, इस चीज़ की पुष्टि, इस चीज़ की जांच आप इस MCQs या PYQs से देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए है पुष्करी, बी है बस्तर, सी दंतेवाड़ा, डी कांकेर। तो नल वंश संबंध से क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्करी। पहले ओडिशा में राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी कमेंट करके आप बताइएगा। पुष्करी को आज के समय में मैंने बताया था कि भोपालपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोशल के नल वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है तीवरदेव, ऑप्शन बी विलासतुंग, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी प्रसन्नमात्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलासतुंग जो है नलवंशी राजा हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग ने निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस विलासतुंग कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है नलवंश, ऑप्शन बी पांडुवंश, ऑप्शन सी सरबपुरी वंश, ऑप्शन डी सोमवंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नलवंश। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन ए है सांची अभिलेख, ऑप्शन बी राजिम अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी उदयगिरी अभिलेख। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजिम अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश से सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? ऑप्शन नंबर ए है नलवंश, ऑप्शन नंबर बी है राजर्षि तुल्य वंश और ऑप्शन सी है शरभपुरी वंश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केसरीबेड़ा ताम्रपत्र और रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है नलवंशी राजाओं से संबंधित है। विशेषकर देखा जाए तो मैंने आपको बता रखा था कि अर्थपति परम भट्टाकर से यह संबंधित है। प्रश्न 6 देखें, तो केसरीबेड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित नल नागवंशी शासक से है। ऑप्शन ए है भवदत्त बर्मन, ऑप्शन बी है विलासतुंग, ऑप्शन सी है स्कंद बर्मन, ऑप्शन डी है अर्थपति भट्टाकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने बात किया केसरीबेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टाकर से संबंधित है। 7वां क्वेश्चन की बात की जाए, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए है अड़ेंगा केशकाल, ऑप्शन बी बकावंट बस्तर, ऑप्शन सी सरोना कांकेर, ऑप्शन डी दरभा बस्तर। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अड़ेंगा केशकाल से नलवंश शासकों से संबंधित स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी भीमसेन प्रथम, ऑप्शन सी सूर, ऑप्शन डी दयित प्रथम। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सूरा या शूर जो है इसके संस्थापक राजा थे। छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना सूर्य ने किया? उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजर्षि तुल्य वंश, पांडु वंश, शरभपुरी वंश, बाण वंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजर्षि तुल्य वंश।
क्वेश्चन 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए है शरभपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी आरंग, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरंग, जो है शरभपुरी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन 11 है, राजर्षि तुल्य वंश की अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है रत्नदेव, ऑप्शन बी विभीषण, ऑप्शन सी भीमसेन द्वितीय, ऑप्शन डी दयितवर्मा द्वितीय। तो अंतिम राजा की बात किया जाए राजर्षि तुल्य वंश की, तो भीमसेन द्वितीय जो है इनके अंतिम राजा थे, जिन्होंने आक्रमण किया था किस पर? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से होती है। ऑप्शन ए है भारत बल की बल्मी ताम्रपत्र लेख, ऑप्शन बी भीमसेन की द्वितीय आरंग ताम्रपत्र लेख, सुदेवराज का कौवातल अभिलेख, और ऑप्शन डी सामंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, है ना दोस्तों। प्रश्न 13 है, राजर्षि तुल्य कुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी रतनपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरंग। क्वेश्चन 14 दोस्तों, इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? तो प्रसन्न मात्र किस राजवंश से संबंधित? तो शरभपुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश, पांडु वंश और नल वंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शरभपुरी राजवंश। पंद्रहवें नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, तो शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्काएं प्रचलित किए थे? शरभराज, नरेंद्र राज, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न मात्र। आपको मैंने वीडियो में अलग से लिखवा भी रखा है IMP करके। ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न मात्र। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, शरभपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राएं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित था? किंकांकन, ऑप्शन बी गजलक्ष्मी, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी शिवलिंग। तो मैंने पढ़ा दिया था दोस्तों आप लोगों को कि गजलक्ष्मी इनकी मुद्राएं होती थी, तो गजलक्ष्मी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 17 है, शरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? तो ए शंख चक्र, बी हनुमान, सी गजलक्ष्मी और डी सूर्यचंद्र। तो इसके उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी गजलक्ष्मी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानी थी। तो शरभपुरी राजवंशों की राजधानी के बारे में आपको बताना है। प्रवरपुर, शरभपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी 1 2 4। तो आपको बताना है कौन कौन सा राजधानी इनका रहा है। तो शरभपुर इनकी राजधानी रहा है, प्रसन्नपुर इनकी राजधानी, और सिरपुर जो है इनकी राजधानी रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। शरभपुर और सिरपुर और प्रसन्नपुर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करने की आवश्यकता है। मैं भी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरभपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था? ऑप्शन ए है ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक एवं उत्कीर्ण का नाम, ताम्रपत्र पर चित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ताम्रपत्र का चित्र। कई ठो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस टाइप का भी पूछ दिया जाता है दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको
आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म और बौद्ध धर्म। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन छत्तीसगढ़ के शरभपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबलराज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? ऑप्शन ए है महाबलाधिकृत, और ऑप्शन बी सर्वाधिकारीकृत, ऑप्शन सी महामांडलिक और ऑप्शन डी महासामंत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वाधिकारीकृत। बहुत डिटेल में इन चीज़ों को मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों, जो कि देखिए आप क्वेश्चन में बन के आ रहा है। 22वां नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, तो गामस कोसली शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो गामस कोसली शब्द के बारे में आप लोग को देखना है कि यह कौन से लिपि में उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी है खरोष्टी लिपि और ऑप्शन डी है गुरुमुखी लिपि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। 23वां नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, शरभपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है दोस्तों, है ना। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजा सुदेवराज के सर्वाधिकारीकृत ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। राजा सुदेवराज प्रसन्न माता के पुत्र थे और शरभपुरी वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था। तो इसमें गलत सही नहीं है, मतलब जो गलत है उसको चुनना है। तो महासुदेवराज प्रसन्न माता के पुत्र थे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत होगा दोस्तों, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि वंशावली आप लोग देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वंशावली पढ़ाया गया है सभी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए स्क्रीन को मैनेज करना पड़ता है दोस्तों, एडजस्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन 24 है। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रतिकार का नाम नहीं है ना। ए ईशान, बी देवदंडी, ऑप्शन सी सूर्यवर्मा और ऑप्शन डी भास्कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवदंडी का उल्लेख नहीं मिलता। देवदंडी का उल्लेख नहीं मिलता। आप देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको लगभग अच्छे से डिटेल में पढ़ना होता है इन क्षेत्रीय राजवंशों को। कथन दिया है, सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता था। ठीक है, शिवगुप्त बोल रहे हैं, मतलब बालार्जुन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतावलंबी था। तो इसमें दोनों सही हैं और उसका कारण व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौशलाधिपति की उपाधि के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाशिवगुप्त तीवरदेव, ऑप्शन बी महानजय, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाशिव तीवरदेव, है ना। कौशलाधिपति, इसको सकल कौशलाधिपति भी कहा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन हालांकि सकल कौशलाधिपति के रूप में पूछा जाना चाहिए था। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाशिवगुप्त तीवरदेव, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित पांडुवंशी शासकों में से निम्न किसने को सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की? तो इसमें सही लिखा है सकल कौशलाधिपति। ऑप्शन ए है महाशिवगुप्त तीवरदेव, ऑप्शन बी हर्षगुप्त, ऑप्शन सी महाशिवगुप्त बालावर्जुन, ऑप्शन डी इंद्रबल। तो इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन सही लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? तो इसको भी बहुत डिटेल में पढ़े थे। वाष्टा देवी जो है छत्तीसगढ़ की पहली महिला संरक्षिका थी। ये किनकी पत्नी थी, इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है तीवरदेव, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हर्षगुप्त, ऑप्शन नंबर डी महाशिवगुप्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षगुप्त। 29वां क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए है नलवंश, ऑप्शन बी शराबपुरी वंश, ऑप्शन सी पांडुवंश, ऑप्शन डी सोमवंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांडुवंश। पांडुवंश राजा हर्षगुप्त की पत्नी थी वाष्टा देवी। क्वेश्चन 30 है दोस्तों, सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में मुख्यतः किस निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी ईंट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईंट। ईंट में भी लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है। 31वां क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, तो इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन संबंधित था? तो राजर्षि तुल्यवंश, सोमवंश, पांडुवंश, नलवंश। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पांडुवंश से संबंधित बालार्जुन राजा थे। प्रश्न 32 देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पांडु राज्य राजवंश स्थापित करने वाले प्रथम शासक का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है सुदेवराज, ऑप्शन बी प्रसन्नमात्र, ऑप्शन सी भवदेव रणकेसरी, ऑप्शन डी शूरबल। तो दोस्तों 32वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सुदेवराज। सुदेवराज जो है 32वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप लोग कैंसिल कीजिए, क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म था? तो बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा शैव धर्म का पालन करते थे कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों पांडुवंश में केवल 2 ही राजा थे जो शैव धर्म का पालन करते थे, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसी प्रकार 34वां नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो स्क्रीन एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों। इंद्रबल के तृतीय पुत्र ईशान देव के नाम का उल्लेख खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में मिलता है। वह था महाशिवगुप्त तीवरदेव, नंदराज प्रथम इंद्रबल और हर्षगुप्त। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा इंद्रबल। 34वां नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों हाँ किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर उत्तर गलत लिया है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ईशान देव। मैंने आपको बताया था तृतीय पुत्र थे ईशान देव, है ना। तो ऑप्शन बी को आप लोग काट के ईशान देव कर सकते हो, है ना। ईशान देव है ना। कोई क्वेश्चन दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है या अच्छे से टाइप नहीं हो पाया है
अगला क्वेश्चन है, निम्न पांडुवंशी राजाओं को उनके कार्य अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। मतलब जो पहले आए उसको पहले और जो बाद में आए उसको बाद में। तो ऑप्शन है महाशिव, तीवरदेव, नंदराज प्रथम, इंद्रबलराज और हर्षगुप्त। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों इंद्रबल, मतलब तीसरा पहला आ जाएगा और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी में तीसरा पहला है। तो उत्तर तो कंफर्म है कि ऑप्शन सी आना चाहिए। उसके बाद हम लोग मिला भी लेते हैं, उसके बाद नंद राज प्रथम आएगा, नंद राज प्रथम के बाद महाशिव तीवरदेव और तीवरदेव के बाद हर्षगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, चित्रंगतपुर को सिरपुर के पांडुवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया था। चित्रंगतपुर के किस राजवंश ने राजधानी बनाया है ना, मतलब चित्रंगतपुर को किस राजा ने राजधानी बनाया था, ये क्वेश्चन है। तो चंद्र राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश और मौर्य राजवंश। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहले से क्लिक है इसमें, पांडु राजवंश। सैंतीसवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर की हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा। तो इसका हो जाएगा सिरपुर। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में यहाँ की यात्रा किया था, है ना दोस्तों। कितने में किया था? सन 639 ईस्वी। चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। इससे पहले प्रश्न में देखा हम लोग ने 7वीं शताब्दी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पांडु वंशी शासक के समय हेनसांग सिरपुर आया था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन, तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग ने दक्षिण कौशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के लिए निवास स्थान के बारे में लिखा है ना। तो इसका उत्तर है ए नागार्जुन, बी बुद्धघोष और सी भास्कर और डी जीवगुप्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नागार्जुन के बारे में, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 41वां नंबर क्वेश्चन है, किसके शासन काल को दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? महाशिव तीवरदेव, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी महाशिव बालार्जुन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो मैंने आपको अलग से स्टार करके लिखाया है दोस्तों, रेड पेन में लिखाया है, मुझे अच्छे से याद है। इसका उत्तर हो जाएगा सी महाशिव गुप्त बालार्जुन, ऑप्शन नंबर सी। 42वां नंबर क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख के में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त हुआ है? ये भी मैंने लिखा रखा है, ऑप्शन नंबर ए आनंद प्रभु, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी स्थूल भद्र, ऑप्शन नंबर डी बुद्धघोष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुद्धघोष, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आनंद प्रभु इसका उत्तर गलत लिया है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धघोष को इन्होंने दान दिया था। ये उत्तर गलत है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसका उत्तर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस प्रिंट हो जाता है दोस्तों तो उसको सुधार करना पड़ता है। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन बोल रहा हूँ कि दिया है नरेंद्र, इंद्रबलराज, तीवरदेव, नंदराज द्वितीय, और उसके साइड में दे रखा है जोड़ी मिलान करने के लिए, आप लोग की स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। तो नरेंद्र
और इंद्रबलराज, तीवरदेव, नंदराज द्वितीय कहाँ कहाँ से इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, है ना दोस्तों। तो नरेंद्र का पीपरदुला से प्राप्त हुआ है, तो ए का एक ही हो जाएगा। इंद्रबलराज का मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, और तीवरदेव का अड़भार से, और नंदराज का, तो इसका उत्तर 1, 2 तीवरदेव का बोडा से प्राप्त हुआ है दोस्तों, और नंदराज का अड़भार से प्राप्त हुआ है ना। तो 1 और 2 तो सेम रहेगा, और 3 और 4 तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका भी उत्तर थोड़ा सा इसने गलत लिया है दोस्तों। इसका उत्तर ए होना चाहिए, है ना। इसका उत्तर ए होना चाहिए। आप लोग भी अच्छे से मिलान करके देखिएगा। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? व्यागराज, सिंहराज, भूपदेव, नरहरिदेव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर व्यागराज होना, सिंहराज, ऑप्शन नंबर बी सिंहराज होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सिंहराज, ठीक। छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक थे: यशोराज, कर्णराज, लक्ष्मणराज, सोमराज। तो हम लोगों ने पढ़ा था कर्णराज और सोमराज, है ना। लक्ष्मणराज नहीं पढ़ा था, यशोराज नहीं पढ़ा था। तो 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। छियालीसवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेद श्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए है मल्हार, ऑप्शन बी है तरीघाट, ऑप्शन डी है दोस्तों डमरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्हार। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा मल्हार। सैंतालीसवां क्वेश्चन है, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्का ईसा पूर्व की 2री शताब्दी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? तो ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, या आहत मुद्रा, या पंचमार्क मुद्रा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका दोस्तों उत्तर, आहत या पंचमार्क मुद्रा। अब मिक्स वाला क्वेश्चन शुरू हो गया दोस्तों। सभी राजवंशों से मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपके साथ साथ मैं भी आंसर पहले गेस करने का कोशिश करता हूं, तभी आंसर बताता हूं, क्योंकि मेरा भी तो यह रिवीजन सीरीज ही है। आपके साथ साथ मैं भी इसमें रिवीजन करने का काम करता हूं। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, और ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत सारे प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थल पर रखा? ऑप्शन नंबर ए मल्हार, ऑप्शन नंबर बी तालागांव, ऑप्शन नंबर सी रतनपुर, ऑप्शन नंबर डी सिरपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रतनपुर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा तालागांव। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा तालागांव। तालागांव से ही प्राप्त हुआ था रुद्रशिव की मूर्ति। पचासवां क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दिया था, यह किस राजवंश से संबंधित था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों कलचुरी वंश, ऑप्शन बी है अमोदा, ऑप्शन शर्करापद, ऑप्शन डी सलोनी। तो
ये वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया है इसलिए इसे शामिल कर लिया गया है। इन सब क्वेश्चनों को आप इग्नोर मार के चलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आएगा प्रश्नों में तो यकीन मानिए कि किसी से नहीं बनता है ना। उत्तर इसमें भी गलत लिया है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सलोनी, है ना। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो राजर्षि कुलवंश और शरभपुरी वंश, पांडुवंश, नलवंश। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजर्षि कुलतुल्य वंश। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? तो शरभपुरी, पांडु, नल और मौखरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मौखरी लोगों ने शासन नहीं किया। हाँ, मौखरी नरेश की पुत्री वास्ता देवी से विवाह जरूर किया था हर्षगुप्त पांडु नरेश ने। अब जोड़ी मिलाव वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, या कालक्रम जमा वाले दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है आजकल। इन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है, कालक्रम जमाने वाले को। तो निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, कालक्रम का सही उत्तर चुनिए, है ना। तो पहला है राजर्षि तुल्य कुलवंश, दूसरा नल वंश, तीसरा शरभपुरी वंश और चौथा पांडु वंश। तो दोस्तों ये तो लाइन से ही दे दिया है और मैंने भी आपको लाइन से ही पढ़ाने का कोशिश किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं सदी एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश के निम्नलिखित शासक थे? श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन और श्रीवर्धन द्वितीय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग इग्नोर मारिए। यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है मुझे भी नहीं पता। पचपन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उनके कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। शरभपुरी वंश के राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। स है सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार निर्माण कराए। तो इसका ऑप्शन पर देख लीजिए दोस्तों, अ ब स तीनों सही हैं, अ ब सही हैं, ब स सही हैं और अ स सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों सही हैं। छप्पनवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वाकावट वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। एक मिनट दोस्तों, उस प्रश्न को इग्नोर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन, जिसमें जोड़ी मिलाना है ना। सूची वन दिया है, अ में नलवंश, ब में शरभपुरी वंश, स में पांडुवंश और द में सोमवंश। जोड़ी मिलाना है। अ का नलवंश का राजा कौन था दोस्तों? तो आप लोग भी गेस कीजिए। तो नलवंश का राजा स्कंदवर्मन था और शरभपुरी वंश का राजा सुदेवराज था और पांडुवंश का राजा कौन था? शिवगुप्त था और सोमवंश का राजा तीवरदेव या शिवगुप्त था, है ना दोस्तों। हाँ, पांडुवंश में तीवरदेव डालना है और सोमवंश में आप लोग को शिवगुप्त डालना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसमें सही सुमेलित है। अ का 3 हो जाएगा स्कंदवर्मन, है ना। तो और ब का 4 हो जाएगा शरभपुरी सुदेवराज और स का 1 हो जाएगा तीवरदेव और द का शिवगुप्त, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही सुमेलित किया हुआ है। 58वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश को उनके शासकों से, है ना। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, राजर्षि तुल्य वंश। तो राजर्षि तुल्य वंश संबंधित राजा थे भीमसेन द्वितीय।
आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों, या क्वेश्चन को भी देख लीजिए। मैं सीधा डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। शरभपुरी राजवंश से संबंधित राजा कौन था दोस्तों? तो शरभपुरी राजा से संबंधित प्रसन्नमात्र थे। और पांडु वंश से संबंधित महाशिवगुप्त और नल वंश से भौदत्त वर्मन, है ना। तो डायरेक्ट सुमेलित है 1 2 3 4, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। 49वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों को उनके वंशों से सुमेलित कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन, जोड़ी मिला वाला। तो प्रसन्नमात्र कौन से वंश से संबंधित है? तो शरभपुरी वंश से। तो 1 का 3 हो जाएगा दोस्तों। 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आप लोग देखिए। इंद्रबलराज पांडु वंश से संबंधित थे, तो बी का 1 हो जाएगा दोस्तों। अब आ गए हमारे पास ऑप्शन ए ही बच रहा है। उत्तर क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर भी मिला लेते हैं। बहारेंद्र शाह जो कि कलचुरी वंश से संबंधित थे, और ऑप्शन डी भीमसेन द्वितीय हमारे राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 60वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची ए हर्षवर्धन, और ब दिया है प्रवर राज। 1 मिनट दोस्तों, इसमें शायद अ और ब बस को दिया है, और ऑप्शन जो है देना भूल चुका है। तो इसमें दोनों का ही देख लेते हैं दोस्तों, किस में आएगा, है ना। 2 ही दिया है तो 2 ही मिला लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर्षवर्धन और प्रवरराज दिया है। तो हर्षवर्धन हमें पता है पांडुवंशी शासक था, तो 4 आ जाएगा अ का, और उत्तर यहीं से क्लियर है, ए होगा। और प्रवरराज पता है हम लोग को शरभपुरी वंश का था, तो उत्तर नंबर 1 इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा वो। 61वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़्यादा मिलता है, और इसीलिए आपको सभी राजवंशों की राजा काल वंश को जानना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए कन्हरदेव, ऑप्शन नंबर बी स्कंदवर्मन, दुर्गराज, हर्षगुप्त को हम लोग पता है दोस्तों, हर्षगुप्त को पहले मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर डी का 3 होगा, और 3 सभी में दिया है, पांडु वंश से संबंधित थे। तो लगभग 1 ए बी सी में तीनों में दिया है। अब देख लेते हैं दोस्तों, स्कंदवर्मन भी हम लोग को पता है कि स्कंदवर्मन जो है नलवंशी राजा थे, तो बी का 1 हो जाएगा। अब बी का 1 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब कन्हरदेव छिंदक नागवंश से संबंधित थे, जो कि अभी हम लोग बाद में पढ़ने वाला है, क्योंकि वो मध्यकालीन क्षेत्रीय राजवंश थे बस्तर क्षेत्र का, है ना। और दुर्गराज जो है शरभपुरी राजवंश से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 62वां नंबर क्वेश्चन है। शिरपुर के लक्ष्मण मंदिर पांडु वंशी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था, और भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश शासक से संबंधित था। फणिनाग वंशी शासन हम लोग भी इसके बाद वाले वीडियोस में पढ़ेंगे दोस्तों। तो तीनों सही हैं, और ऑप्शन ए में दिया है अबस्ता, तीनों सही, तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप लोग अपने से आप उत्तर गेस कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। 63वां और आखिरी क्वेश्चन है इस पीवाई की सीरीज़ का। प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था। तो ग्राम समूह का मुख्य ग्रामों का समूह, और ऑप्शन नंबर डी है ग्राम का ज्येष्ठ व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, है ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं मध्यकालीन युगीन क्षेत्रीय राजवंशों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।